Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss lecture number 2 of cell biology. In this lecture, we will discuss structural features of prokaryotic and eukaryotic cell. First, we will discuss prokaryotic cell. जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। पहले जो आउटर लेयर आएगी वो है सेल वॉल, उसके बाद आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे राइबोसोम्स, जैसे गोल्गी बॉडी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से प्लाज्मिड भी यहीं पर होगा, न्यूक्लियोइड रीजन भी साइटोप्लाज्म में होगा। बाहर से आप देख रहे हैं विप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेला, ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सेल, इनको कहते हैं पिल्लाई। ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं सेल वॉल। Most prokaryotics, especially bacteria, have a rigid cell wall surrounding the plasma membrane is primarily composed of peptidoglycan. मोस्ट प्रोकैरियोटिक्स स्पेशली बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि इसमें रिजिड सेल वॉल होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। पेप्टिडोग्लाइकॉन कल भी मैंने कहा था, जो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन है ये होता है कंपोजिशन प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, और पेप्टिडोग्लाइकॉन का ही बना हुआ होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस क्या है? Structural support and protection. It protects the cell from outside the environment, from pathogens, from infection, ठीक है। It maintains the shape of the cell. ये shape of the cell maintain रखता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है हमारी बॉडी का, उसी तरीके से सेल वॉल भी सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है। इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर, जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में होता है लिपिड बाइलेयर, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स का एक लेयर, ये फॉस्फोलिपिड्स का दूसरा लेयर, ये जब मिलते ही बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि लिपिड का एक लेयर, लिपिड का दूसरा लेयर, ये बनाते हैं लिपिड बाइलेयर, और वही उसी का कंपोजिशन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। फंक्शन क्या है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिव बैरियर, मतलब इट अलोज ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स इन द सेल। जो सेल को ज़रूरत है, जो सेल को नीड है, जिन पार्टिकल्स की, जिन मॉलिक्यूल्स की, जिन आयन्स की नीड है, वही अंदर जा सकते हैं। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है एक जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल, जिसमें वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़, मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोइड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है साइटोप्लाज्म में जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का प्रेजेंट, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगल सर्कुलर, ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, और डबल स्ट्रैंडेड यानी कि डबल हेलिकल होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मगर ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में
कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में 70s, ठीक है, 70s होते हैं, जो स्मॉलर देन होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 80s, ठीक है। जो ये 70s होते हैं ये दो सब यूनिट से बने हुए होते हैं, 50s एंड 30s। ये क्या, इसका मतलब क्या है, 70s का मतलब, s का मतलब ये क्या है, और ये हम देखेंगे कहाँ पर, जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये जो है ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड का जो है ये क्या है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये एक ऐसा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, जो क्रोमोसोम से, क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, ठीक है। और ये डीएनए जो होगा ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर इस बैक्टीरिया ने किसी ह्यूमन में इन्फेक्ट किया तो वो ह्यूमन क्या करेगा, वो लेगा एंटीबायोटिक ड्रग्स, और जो ये प्लाज्मिड है ये उन एंटीबायोटिक ड्रग्स को रेजिस्ट करेगा, उन एंटीबायोटिक ड्रग्स को काम करने नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये यूज़ होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जीन ट्रांसप्लांट करते हैं, जीन ट्रांसप्लांट करते हैं, वहाँ पर हम कैरियर, एज अ कैरियर यूज़ करते हैं क्या, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड कैरियर यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बना हुआ होता है एक प्रोटीन का जिसका नाम है फ्लैजिलिन। इसका काम क्या होता है, इट यूज इट फॉर मोटेलिटी। ये हमें मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है पिल्लाई। पिल्लाई या फिमराई। फिमराई या पिल्लाई जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट, सेल सरफेस पर। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एडहियरिंग। मतलब जब ये बैक्टीरिया, जब ये प्रोकैरियोटिक सेल किसी सरफेस पर जाती है तो वहाँ पर इसको चिपकना पड़ता है, ठीक है, उस सरफेस पर उसको चिपकना पड़ता है। उस चिपकने के लिए इसको चाहिए पिल्लाई या फिमराई, और पिल्लाई या फिमराई इसको हेल्प करते हैं एडहियरिंग में, चिपकने में, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये किसी होस्ट में, ठीक है, इन्फेक्ट करता है तो उस होस्ट के टिश्यू पर इसको चिपकना पड़ेगा, ठीक है। के लिए इसके पास होते हैं पिल्लाई या फिमराई। इसके बाद आता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर क्या होते हैं, एंडोस्पोर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एज अ शील्ड यूज़ होते हैं, जो एज अ शील्ड यूज़ करते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये उन बैक्टीरिया, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास होता है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई ड्रास्टिक कंडीशंस में रहता है, कोई एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है, कोई प्रोकैरियोटिक सेल एक्सट्रीम हॉट में रहता है, ठीक है। वहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करना है सेल को फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। यहाँ कोई ऐसा एरिया है जो रेडियो एक्टिव है, तो रेडिएशन से बचाना है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर एज अ शील्ड यूज होता है। इसके बाद आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल पर। पहले देखते हैं हम सेल साइज। जनरली यूकैरियोटिक सेल जो होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होगी, 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी शेप वेरी करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। जिस तरीके से सेल की फंक्शन होगी उसी तरीके से सेल की शेप भी होगी, ठीक है। जिस तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होगा इलांगेटेड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो है क्विक रेस्पॉन्स देना। इसके बाद आता है आरबीसीज। आरबीसीज जो है वो फ्लैक्सिबल है। फ्लैक्सिबल क्यों है, क्योंकि आरबीसीज को उन जगहों से, उन ब्लड वेसल से गुजरना पड़ता है जिन ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको फ्लैक्सिबल बनाया गया, ठीक है।
इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी लिपिड बाइलेयर हैं, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट, यानी कि किन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना है, किन को बाहर आना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। एडिशनली इट कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्लूइडिटी में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ाती हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्यों होते हैं? वो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में कैसे? मिसाल के तौर पर कोई मॉलिक्यूल ऐसा होता है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसके लिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। और उन्हीं के ज़रिए से उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेजा जाता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होगा ये न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। और इसमें न्यूक्लियस में कुछ पोर्स होंगे, ठीक है, कुछ होल्स होंगे। वो मदद करते हैं, वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो है, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमैटिन होगा इससे बिखरा हुआ, ठीक है। ये बना हुआ होगा डीएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का। जब सेल ड्यूजन होगी, जब सेल ड्यूजन होगी तो यहाँ पर एक प्रोटीन आएगा, उसको हम कहते हैं हिस्टामीन। वो क्या करेगा? वो इस कंडेंस्ड क्रोमैटिन को करेगा काम, वो इसको वो इसको बनाएगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके बनेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स बनेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक से नहीं बन रहे हैं, इसके प्रॉपर क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। और ये कब बनेंगे? ये तब बनेंगे जब सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ये डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनली है। इसमें इनर फोल्डिंग्स होते हैं जिनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। मतलब अगर आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसमें इनर फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इनर फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई, ठीक है, क्रिस्टाई कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, और ये एटीपीज जो होते हैं ये हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में एज ए एनर्जी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्गी बॉडी है, ये सब हमें पढ़ने हैं अलग से, ठीक है। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इनको रफ अपीयरेंस देते हैं। और ये हेल्पफुल होते हैं। ये किस में हमें हेल्प करते हैं? सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और इसका सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करना, ठीक है। इसके बाद आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, इसमें स्टैक ऑफ फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं सिस्टर्न। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये आप समझो ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है। ये जो आप फ्लैटेनेड सैक्स देख रहे हैं,
इनको हम कहते हैं सिस्टर्न है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? सिस्टर्न है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड फॉर ट्रांसपोर्ट। जो भी प्रोटीन्स आते हैं कहाँ से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो लिपिड्स आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको मॉडिफाई करना, उनको पैकेजिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है? गोल्गी बॉडी का। इसके बाद आता है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, या कह सकते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनका काम होता है ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस। जो भी वेस्ट मटेरियल सेल का होता है, जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, ठीक है, सेल में, उनको डाइजेस्ट करना, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना किसका काम होता है? लाइसोसोम्स का। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज वेसिकल्स स्पेशली परमानेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है ये प्लांट सेल है, यहाँ पर जो ये लार्ज वैक्यूल है, इसको हम लार्ज वेसिकल, इसको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर न्यूट्रेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हेल्प टू मेंटेन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर होता है, ये एक सेल है, इसके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर लगाएगा अपोजिट फोर्स ऑन द सेल वॉल्स। जब ये सेल वॉल्स पर अपोजिट फोर्स लगाएगा तो सेल वॉल क्या रहेंगे? फूले हुए, ठीक है, स्वोलन रहेंगे। जो ये सेल है इसकी एक प्रॉपर शेप रहेगी, इसकी एक प्रॉपर शेप मेंटेन रहेगी। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल लो बैलून की, ठीक है। बैलून जो होता है, बैलून में अगर वाटर फिल किया जाए तो बैलून का एक शेप बनता है, ठीक है, एक प्रॉपर शेप बनता है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स उन बैलून्स के वॉल्स पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इसलिए उस बैलून में एक प्रॉपर शेप बनता है। इसी तरह होता है सेल। सेल में वाटर होता है वैक्यूल्स में, तो वो क्या करता है? वो एग्जर्ट करता है। सेल में वाटर होता है, वो एग्जर्ट करता है क्या? सेल के वॉल्स पर प्रेशर, सेल के वॉल्स पर फोर्स, और उस तरीके से जो सेल है वो प्रॉपर शेप में रहती है, ठीक है। और वो जो है वो उसकी जो वो सिकुड़ नहीं जाएगी, ठीक है। सेल जो है वो सिकुड़ नहीं जाएगी, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पर जो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होंगे वो एटीएस होंगे जो लार्ज देन होंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमने देखा। साइटोस्केलेटन, जिस तरीके से हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है उसी तरीके सेल में एक स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? ये इसका काम होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में मदद करती है, यानी कि ये सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है। मोमेंट ऑफ सेल में हेल्प करती है, ठीक है। फैसिलिटेट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं माइक्रोट्यूब्यूलस, माइक्रोफिलामेंटस, इंटरमीडिएट फिलामेंटस, ठीक है। यही कंपोज करते हैं, यही बनाते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। इसके बाद आता है फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला या सीलिया ये कंपोज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूलस से, ठीक है। और इनमें माइक्रोट्यूब्यूलस का 9+2 अरेंजमेंट होता है। मतलब क्या है इसका? वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे मतलब क्या है इसका। मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लिया है किसका? फ्लैजला का। तो फ्लैजला में जो ये आप देख रहे हैं, ये डबलेट देख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, ठीक है। और जो ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है ये 9 प्रेजेंट से, इनका नंबर कितना है? ये कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बीच में 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ 9+2 अरेंजमेंट किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और डबलेट है यहाँ पर सराउंडिंग में डबलेट्स प्रेजेंट है और बीच में सिंगलेट प्रेजेंट है, ठीक है। और जो ये डबलेट को जोड़ता है एक प्रोटीन, उसको हम कहते हैं नेक्सन ब्रिज, ठीक है।
ये हो गया फ्लैजिला। ठीक है, इसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सेल वॉल अगर प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो बनी होगी सेल्यूलोज की, अगर फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो बनी होगी काइटिन की। और सेल वॉल का फंक्शन हमने देखा, सेल वॉल का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द सेल एंड टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम जो ये लेक्चर है यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।